नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए गठबंधन को अभूतपूर्व समर्थन मिला है, लेकिन इस ऐतिहासिक परिणाम ने एक और इतिहास भी रचा है। यह है मुस्लिम विधायकों की संख्या न्यूनतम होने का इतिहास। बिहार की नवनिर्वाचित विधानसभा में महज 11 मुस्लिम विधायक हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा जीते हैं AIMIM के टिकट पर। आखिर मुस्लिम विधायकों की संख्या के सिमटते जाने की वजह क्या है और हैदराबाद के शहरी इलाके में असर रखने वाली AIMIM अचानक बिहार में कैसे प्रभावी हो गई? क्या मुसलमान अब अपनी पार्टी की तलाश में हैं और क्या ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की नीति को ही बढ़ावा नहीं देगा? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। अभी हमने बात की AIMIM के बारे में, उसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, और इनको जो वोट मिला है 1.85% और हमने बताया 5 विधायक सबसे ज़्यादा इनको मिले हैं, मतलब मुस्लिम विधायकों में। इस समय जो तादाद है वो है बिहार की जो नवनिर्वाचित 16वीं विधानसभा है, उसमें मुस्लिमों की तादाद जैसा मैंने बताया महज 11 है। 1952 से लेकर अब तक के चुनाव में सबसे कम। पिछले चुनाव में 2000 अभी जो है वो 4.5% है और इससे पहले 2020 में बिहार विधानसभा के लिए 19 विधायक चुने गए थे, यानी इससे पहले जो चुनाव हुआ था। और उससे भी पहले जो चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। सबसे ज़्यादा चुने गए थे 1985 में, तब 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। ये अब तक का रिकॉर्ड था। बिहार में आबादी कितनी है? आबादी है लगभग 17%। अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। और विधायक हैं 4.5%। मुस्लिम विधायकों की तादाद इस तरह कम होना निश्चित ही गंभीर बात है। ये अल्पसंख्यकों के हाशियाकरण का संकेत है, जो भारत के लोकतंत्र की एक कमजोरी को साफ करता है। लोकतंत्र में बहुमत से सरकार जरूर बनती है, लेकिन ये बहुसंख्यकों का तंत्र नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में वंचितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी के साथ बहुमत का निर्माण होता है और उनका प्रतिनिधित्व भी नजर आना चाहिए। लेकिन बिहार का संकेत कुछ और बार। इस बार कितने विधायक हैं? जो अभी हमने बताया, AIMIM के 5 चुने गए हैं मुस्लिम विधायक, कांग्रेस के 2, RJD के 3 और JDU यानी जनता दल यूनाइटेड के 1, यानी कुल 11 विधायक हैं, जिसमें सत्ता पक्ष का विधायक आप सिर्फ 1 मान सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड का। इन आंकड़ों में एक बात चौंकाने वाली है और वो ये कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने भरोसा किया है। इस तरह से अगर देखिए, जहां उनकी आबादी ज़्यादा थी, उन्होंने AIMIM को 5 विधायक जिताया है सबसे ज़्यादा। पिछली बार भी जीते थे 5, लेकिन RJD में 4 शामिल हो गए थे। AIMIM ने चुनाव के पहले विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने का प्रयास किया था, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। उसके बाद पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और मुस्लिम बहुल सीमांचल में, जहां पिछली बार भी उसने 5 सीटें जीती थीं, वहां पर इस बार उसने अपनी कामयाबी दोहराई और उसकी वजह से महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस वगैरह कई अपनी सीटें हार गई। आखिर कहां से आई ये पार्टी? इसका इतिहास क्या है? इस चेहरे को तो आपने पहले भी देखा होगा, अभी हमने बात की थी और टीवी वगैरह में भी आप लगातार देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, लंदन से कानून की पढ़ाई करके लौटे बैरिस्टर एट लॉ ओवैसी साहब हैदराबाद से 5 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। दरअसल उनकी पार्टी पूरा हैदराबाद केंद्रित है और उसके शहरी इलाकों में ही उनके कुछ सांसद और विधायक होते हैं। ये उसी AIMIM के अध्यक्ष हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सीमांचल इलाके में, यानी बिहार के किशनगंज, जो कटिहार है, पूर्णिया है और अररिया है, ये जो ज़िले हैं, इनमें 24 सीटें हैं और ये सीमांचल कहलाता है। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और महागठबंधन को जाहिर है यहाँ से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ओवैसी के नेतृत्व में उनकी आशाओं पर पानी फिर गया।
अपने तेज तर्रार भाषणों और धारदार तर्कों की वजह से मीडिया में छाए रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पिता सुल्तान सलाहुद्दीन के निधन के बाद 2008 में पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला था। उनके पिता को असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी के निधन के बाद 1984 में यह कुर्सी मिली थी, जिन्होंने 1957-58 में इस पार्टी को एक नया रूप दिया था। इसमें ऑल इंडिया शब्द जोड़ा था। इस पार्टी का इतिहास दरअसल आज़ादी के काफ़ी पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये आप देख रहे हैं, हैदराबाद रियासत ब्रिटिश इंडिया का नक्शा है, यानी जब अंग्रेज़ थे इस देश में। हाँ, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है ये पतंग। तो ये जो हैदराबाद है, यहाँ पर ही इस पार्टी का गठन हुआ था 1928 में। ये पहले सिर्फ MIM थी, यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी मुस्लिम एकता की एक सभा। स्थापना की थी नवाब महमूद नवाज खान ने। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 1938 में बहादुर यार जंग इसके अध्यक्ष चुने गए। और जैसा नाम से स्पष्ट है, ये मुसलमानों के बीच काम करने वाली पार्टी रही, मुस्लिमों की एकता की बात करती थी और मुस्लिम लीग की तरह ही कांग्रेस के नेतृत्व में जारी उस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का एक तरह से विरोध करती थी, जिसका परचम हिंदू और मुसलमान दोनों के हाथ था। 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद कासिम रिजवी को इस पार्टी का नेता चुना गया, जो हथियारबंद हिंसक रजाकार संगठन का भी संस्थापक था। कासिम रिजवी हैदराबाद को अलग देश बनाने या स्वतंत्र रियासत बनाने का जो निज़ाम का इरादा था, उसके पक्ष में थे और लगातार निज़ाम का विरोध करने वाले संगठनों, नेताओं और जनता पर जमकर अत्याचार हुआ था रिजवी के इशारे पर। यानी रजाकारों ने, जो एक स्वयंसेवी हिंसक बंदूकधारी संगठन था, इसने हमला किया था। बहरहाल भारत में विलय हुआ। ऑपरेशन पोलो के बाद सैनिक कार्रवाई हुई और रजाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया गया। रिजवी 1957 में जेल से छूटा और पाकिस्तान चला गया। उसके बाद इस पार्टी का एक दूसरा दौर शुरू होता है और इसे शुरू किया था असदुद्दीन ओवैसी के दादा साहब अब्दुल वाहिद ओवैसी। कासिम रिजवी ने इन्हें पार्टी की कमान सौंप दी थी। एक मशहूर वकील थे और इन्होंने पार्टी के नाम में ऑल इंडिया शब्द जोड़ा और एक संविधान बनाया और भारत के संविधान के हिसाब से राजनीति शुरू की। लेकिन उद्देश्य तो वही रहा, मुस्लिमों की एकता। ये राजनीति सबसे ज़्यादा उन्हें रास आती है जो हिंदुओं को राजनीतिक रूप से संगठित करना चाहते हैं, यानी RSS। ये वही राजनीति है जिसमें भारत आज़ादी के पहले से फंसा हुआ था। ये दो चेहरे, दो दिशाएं हैं, नेहरू और जिन्ना। आज़ादी के पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लड़ाई की एक बड़े वजह यह थी कि लीग कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं और प्रतिनिधियों को नहीं देखना चाहती थी। मौलाना आज़ाद वगैरह का चेहरा देखकर परेशान हो जाते थे जिन्ना, क्योंकि वो मानते थे कि मुसलमानों की ओर से बोलने का हक सिर्फ उनका है और अंग्रेज़ कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी माने और मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे पर सिर्फ मुस्लिम लीग से बात करें। लेकिन कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद की ये धारणा कभी स्वीकार नहीं की। वो भारतीय राष्ट्रवाद की बात करती रही, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबके लिए जगह थी। जिन्ना की बात मानी सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में तब सरकारें बनाई जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग लगी हुई थी। खैर, ओवैसी न जिन्ना है और न भारत के संविधान पर उनकी निष्ठा को लेकर संदेह किया जा सकता है, लेकिन वो कह क्या रहे हैं ये देखना चाहिए। ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सवाल तो गौड़ ही है। वे इस चुनाव में भी भाषण दे रहे थे कि अबू बकर, उस्मान, उमर और अली का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ध्यान दीजिए, ये सारे नाम खलीफाओं के हैं। जाहिर है ये धार्मिक मुहावरे के जरिए मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काना ही था। ओवैसी के इस वीडियो को खूब प्रचारित प्रसारित किया गया। जाहिर है ऐसे भाषण ध्रुवीकरण के काम आते हैं और आए भी।
कुछ सीटों पर ओवैसी को फायदा हुआ, लेकिन पूरे बिहार में फायदा तो बीजेपी को हुआ, जो हिंदुओं को धार्मिक रूप से संगठित करके अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाती है, बढ़ा रही है। और उसने बताया कि देखो कितना बड़ा खतरा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। कभी भारत की राजनीति इस तरह थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री भी सहजता से बनते थे, क्योंकि जनता को यह पता था कि वो अपने हित में दल का चुनाव करती है और दल का को हक है कि वो किसे क्या जिम्मेदारी दे। जम्मू कश्मीर में तो लगातार मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन उसके अलावा भी 5 प्रदेशों में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन चुके हैं। याद कीजिए, बरकतुल्ला खान साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक। कांग्रेस पार्टी का शासन था। जिस बिहार की बात हो रही है, वहां अब्दुल गफूर साहब 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक मुख्यमंत्री रहे। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि जो जेपी का आंदोलन हुआ उसके निशाने पर आए और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर CH मोहम्मद कोया, ये केरल में मुख्यमंत्री बने, हालांकि काफ़ी कम दिन के लिए बने थे। ये IUML के थे, जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये भी लिस्ट में इनका भी नाम है। और चौथा नाम है AR अंतुले का। महाराष्ट्र में 9 जून 1980, 12 जनवरी 1982 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये भी कांग्रेस के थे, लेकिन इस वजह से इनका विरोध नहीं हुआ कि ये मुस्लिम हैं और कांग्रेस ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर कोई गलती की। एक और मुख्यमंत्री और देश की शायद पहली महिला, मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री हैं ये। वैसे तो बहुत कम महिलाएं हुई हैं, लेकिन मुस्लिम महिला तो अकेली ही हैं जो मुख्यमंत्री बनी, और वो भी कहाँ, असम में। 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक ये मुख्यमंत्री रहीं। ये भी कांग्रेस से ही जुड़ी रही। इसमें शक नहीं कि आरएसएस और बीजेपी राज में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं। देश और ज़्यादातर राज्यों पर शासन करने वाली पार्टी बीजेपी मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं देती। यहाँ तक कि शाहनवाज खान और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे उसके एक दौर में प्रतिष्ठित जो नेता थे, वो भी हाशिए पर है, गायब है। और कई राज्य, असम जैसा, वहाँ तो ऐलान कर देती है कि हमें मुसलमानों का वोट भी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि नफरत के आधार पर हिंदुओं को गोलबंद करना आसान होगा। हिंदी पट्टी पे ये असर, इस नीति का असर दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन ये भी सही है कि इससे भारत कमज़ोर हो रहा है। अल्पसंख्यकों को जानबूझकर संसद और विधानसभाओं में न घुसने देने का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को सही और गांधी को गलत साबित करना है। ओवैसी के समर्थकों का कहना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने का ठेका क्या मुसलमानों के पास है? सवाल सही है, पर यह कोई ठेका ऐसा नहीं है जो टेंडर से मिलता है। एक नागरिक के रूप में ये सबकी जिम्मेदारी है, और अल्पसंख्यकों की तो खास तौर पर, क्योंकि लोकतंत्र के कमज़ोर होने और सांप्रदायिक फासीवाद के उभार का सबसे ज़्यादा नुकसान वंचित और अल्पसंख्यक तबकों को ही होता है। और ऐसा भी नहीं कि रास्ता नहीं है। एक तस्वीर पिछले दिनों बहुत चर्चित हुई, ज़ोहरान ममदानी की। अमेरिका में भी इस्लामोफोबिया पिछले दिनों चरम पर था और है भी, लेकिन जिस न्यूयॉर्क में 9/11 जैसी आतंकी घटना हुई हो, वहाँ के लोगों ने ज़ोहरान ममदानी को अपना मेयर चुना, वो भी 50% से ज़्यादा वोट देकर, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर पूरा तंत्र ममदानी को हराने में जुटा था। ममदानी ने अपनी मुस्लिम पहचान को कभी छिपाया नहीं और न फिलिस्तीन जैसे मुद्दे पर इजराइल की खुली रूप से निंदा करने में हिचके, लेकिन उनकी लड़ाई के केंद्र में आम जनता के मुद्दे थे। और देखते ही देखते ममदानी पूरे न्यूयॉर्क के नेता बन गए। हर धर्म, हर क्षेत्र और हर नस्ल के लोगों ने ममदानी को वोट दिया। किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को राजनीति के शिखर पर पहुंचने का केवल यही रास्ता है। ओवैसी की राजनीति उन्हें ताकत तो दे सकती है, लेकिन उससे कई गुना ताकत आरएसएस और बीजेपी को मिलती है, जिससे उन्हें चुनौती महसूस हो न हो, देश के संविधान को तो एक खुली चुनौती मिल ही रही है। ओवैसी ने दिखाया है दम, लेकिन हकीकत ये भी है कि बिहार में मुस्लिम विधायक हो गए हैं कम, कुछ बहुत ज़्यादा कम, इतिहास में सबसे कम। आज के लिए बस इतना ही। अगर
सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके तहत आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.